Assalamualaikum everyone. I'm Muhammad Hussain and you are watching Simplifying Physics. आज हम अपनी टेस्ट सीरीज़ की दूसरी वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर हम बेसिकली ये देख रहे हैं कि कुछ पास्ट टेस्ट जो कि डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि KRL, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन, नेस्कॉम और इस तरह के दूसरे जो इदारे हैं जिसमें AM फिज़िक्स की पोस्ट के लिए जो टेस्ट होते हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं पास्ट पेपर से रिलेटेड, तो वो हम उनमें से कुछ सॉल्व करेंगे आज। और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले उनकी प्रिपरेशन की कुछ गाइडलाइंस हैं मेरे पास। बेसिकली अगर देखा जाए तो इनके जो टेस्ट होते हैं वो बहुत कोई एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स उसमें नहीं होते, बल्कि बेसिक नोइयत के होते हैं। और अगर आपकी बेसिक्स अच्छी हैं तो आप मोस्ट प्रॉबेबली आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर जाते हो। इसकी तैयारी के लिए बेसिक्स जो एक दो टिप्स हैं वो ये हैं कि आपको इंटरमीडिएट के जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और इसके अलावा आपने जो BS में जितने भी कोर्सेज पढ़े हैं वो सारे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनके पहले जो एक दो चैप्टर्स हैं हर बुक के उसको आप गो थ्रू कर लें, ताकि हर जो आपका कोर्स था उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो आपको रिवाइज हो जाएँ। तो अगर आप ये कर लेंगे तो होपफुली आप उसमें अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। तो चलिए अब टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि एन इलेक्ट्रॉन हैज़ टोटल एनर्जी इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स रेस्ट मास एनर्जी, व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसके पास जो एनर्जी है, जो उसकी टोटल एनर्जी है वो 4 टाइम्स है इसके रेस्ट मास एनर्जी के, तो उसका जो टोटल मोमेंटम है वो कितना होगा। तो उसका जो टोटल मोमेंटम है, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास 3.87 m0c। और ये आंसर कैसे आया ये हम देखते हैं। बेसिकली हमारे पास जो टोटल एनर्जी का फार्मूला है रिलेटिविस्टिक एनर्जी का वो है 1/1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है इसको हम अक्सर गैमा से भी रिप्रेजेंट करते हैं इनटू m0c स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल एनर्जी है और ये कितनी है हमारे पास टोटल एनर्जी, ये हमारे पास 4 टाइम्स है इसके रेस्ट मास एनर्जी की, यानी 4 इंटू m0c स्क्वायर है। अब अगर दोनों साइड्स को कंपेयर करें और m0c स्क्वायर को कैंसिल आउट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू √1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम अगर स्क्वायर करें और रीअरेंज करें उसमें से अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालें तो वो आ जाएगी हमारे पास √15/16 इंटू सी, यानी स्पीड ऑफ लाइट। अब अगर हम मोमेंटम की तरफ जाएं तो मोमेंटम हमारे पास क्या होगा 1/1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इंटू m0v। इस इक्वेशन के अंदर अगर v की हम ऊपर वाली वैल्यूज पुट करें और उसको सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा √15 m0c, और ये हमारे पास जो इक्वल होता है 3.87 m0c के। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि अगर हमारे पास इफ द एलिमेंट विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4 वर नॉट अलाउड द नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट्स वुड बी। कहता है कि अगर हमारे पास क्वांटम नंबर n इज ग्रेटर देन 4 से ज़्यादा हमारे पास जो क्वांटम नंबर्स हैं वो अलाउड ना होते तो हमारे पास नेचर के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते। हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका एक यूनिक एटॉमिक नंबर होता है, यानी उनके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है कि इक्वल होते हैं, तो अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 4 है, n इज इक्वल टू 4 है, यानी n इज इक्वल टू 4 से ज़्यादा के जो हमारे पास क्वांटम नंबर के इससे ग्रेटर क्वांटम नंबर वाले एलिमेंट्स जो हैं वो नॉट अलाउड है। तो अगर हम देखें तो n इज इक्वल टू 1 अगर जो शेल है उसकी जो सब शेल है उसकी वो हमारे पास 1s होता है, और आपको पता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर हमारे पास 1s के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रिजाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम n इज इक्वल टू 2 को कंसिडर करें तो इसके जो दो सब शेल्स हैं वो 2s और 2p होते हैं। p सब शेल के अंदर आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं और s शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। इट मीन्स n इज इक्वल टू 2 के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 3 की तरफ अगर मूव करें तो उसमें 3s 3p और 3d एग्जिस्ट करती हैं हमारे पास स्टेट्स, और इनके अंदर देखा जाए तो d स्टेट के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम। तो ओवरऑल हमारे पास n इज इक्वल टू 3 के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एग्जिस्ट कर सकते हैं वो 18 है।
सिमिलरली अगर हम n इज इक्वल टू 4 की तरफ मूव ऑन करें तो उसमें 4s 4p 4d और 4f, तो 4f के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एग्जिस्ट कर सकते हैं वो 14 है। और ओवरऑल हमारे पास n इज इक्वल टू 4 स्टेट के अंदर जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 32 हैं। यानी कि अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 4 से ज़्यादा अगर हमारे पास बड़े क्वांटम नंबर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो अगर अलाउड ना हो तो हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स बन सकते हैं? टोटल हमारे पास बनने वाले एलिमेंट्स हमारे पास होंगे 2 + 8 + 18 + 32, जो कि हमारे पास 60 बनते हैं, और 60 इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डायमेंशंस ऑफ टाइम, कि ये जो हमारे पास ऑप्शंस गिवन हैं, गिवन बिलो हैं, उनमें आपने बताना है कि कौन से जो ऑप्शन है उसके डायमेंशन ऑफ उसके जो डायमेंशन है वो डायमेंशन ऑफ टाइम है। तो इसमें जो इक्वेशन जो ऑप्शन सी है L/R वो हमें टाइम की डायमेंशन देता है। कैसे देता है जी? हमें पता है कि जो हमारे पास वोल्टेज है वो क्या होती है, V = L/di/dt। इसको अगर रीअरेंज करें तो L हमारे पास क्या बन जाता है, V/di/dt। रिमेंबर कि L हमारे पास जो होता है वो इंडक्टेंस होती है। अब आगे हम चलें तो हमारे पास जो ओम्स लॉ है वो हमें बताता है कि R हमारे पास होता है V/I। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड कर लें तो L/R हमारे पास किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा, V/di/dt इनटू, अब V/I था तो उसको मल्टीप्लाई में जब लेके जाएंगे तो रीअरेंज करेंगे तो I/V हो जाएगा। इस तरीके से V और V कैंसिल हो जाएगा और I की डायमेंशंस कैंसिल हो जाएंगे। तो हम जब डायमेंशंस की बात करेंगे सिर्फ, तो डायमेंशंस में हमारे पास जो आएगा L/R जो होगा वो टाइम के डायमेंशंस दे रहा होगा, यानी सेकंड्स दे रहा होगा। आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ अ ब्लॉक ऑफ 5 kg इज मूविंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 12 डिग्री विद द ग्राउंड एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। कहता है कि हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, फिगर के अंदर अगर आप देखें, अगर आपको विजिबल है तो एक इंक्लाइंड प्लेन है जो कि एंगल बना रही है 12 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके ऊपर एक हमारे पास ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसका वेट हमें गिवन है 5 kg। आपने ये बताना है कि अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 हो तो हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितनी होगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स का आपको फार्मूला आना चाहिए। जो फ्रिक्शनल फोर्स का फार्मूला होता है वो ये होता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू द नॉर्मल फोर्स। अब इसकी अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम को देखें तो फ्री बॉडी डायग्राम में आप देख सकते हैं कि नॉर्मल फोर्स और जो आपका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और नॉर्मल फोर्स जो है वो इसकी जो इंक्लाइन प्लेन है उसकी नॉर्मल की डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो नॉर्मल फोर्स की जो अपोजिट फोर्स है वो वेट का एक कंपोनेंट है। वेट को अगर हम दो कंपोनेंट्स में अगर रिजॉल्व कर लें तो इसमें जो वेट का वो कंपोनेंट जो कि नॉर्मल के अपोजिट है वो कौन सा है, वो हमारे पास W cos थीटा है। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस चीज़ की इक्वल होगी, वो हमारे पास होगी म्यू के इनटू नॉर्मल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स हमारे पास क्या है, W cos ऑफ थीटा। इसके अंदर जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 9.58 न्यूटन। सो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की जाने मूव करें, क्वेश्चन 5 है ये क्वेश्चन बेसिकली दो टेस्ट के अंदर कंसेक्टिवली रिसेंटली अभी रिपीट हुआ है। एक तो आपका कैरियर 1737 के अंदर ये हमारे पास क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और एक HR 1384 का जो टेस्ट हुआ था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्वेश्चन है कि व्हेन अ बायमेटालिक स्ट्रिप इज हीटेड इन विच डायरेक्शन इट विल बेंड। कहता है कि अगर हमारे पास एक बायमेटालिक स्ट्रिप है, बायमेटालिक स्ट्रिप मतलब एक ऐसी स्ट्रिप है जो कि दो मेटल से मिलकर बनी हुई है, उसको अगर हम हीट करें तो वो किस डायरेक्शन में बेंड होगी। ठीक हो गया। इसके जो ऑप्शंस हैं वो ये है, मटेरियल विद ग्रेटर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन विल बी इनसाइड, कि जो आपका वो मटेरियल, दो मटेरियल हैं क्योंकि, तो उनमें से जिसका ज़्यादा ग्रेटर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो हमारे पास इनवर्ड होगा, इनवर्ड बेंड होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि जिसका लेस कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो आउटवर्ड होगा, या ये डिपेंड नहीं करता मटेरियल के ऊपर। या आपका जो राइट ऑप्शन है वो ये है कि मटेरियल विद ग्रेटर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन विल बी आउटसाइड। तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी आपको मटेरियल होता है उसकी जो बेंडिंग होती है वो जो होती है वो जो बायोमेटालिक मटेरियल है उस मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी बेंडिंग किस डायरेक्शन में होगी।
क्योंकि ये हमारे पास मेटेलिक स्ट्रिप है तो इट मीन्स इसकी जो हीट है वो इसमें कंडक्ट हो रही होती है। तो जब भी हम इस किसी बायोमेटेलिक स्ट्रिप को हीट करेंगे तो जो मटेरियल जिसकी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ज़्यादा होगी वो हमेशा आउटवर्ड बेंड होगा। और अगर हमारे पास कोई बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है उसको हम कूल डाउन कर रहे होंगे तो उसकी जो हमारे पास उसके अंदर जो लेस कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन वाला मटेरियल होगा वो आउटवर्ड बेंड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज जीरो पॉइंट एनर्जी ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर, कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की जीरो पॉइंट एनर्जी क्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है वो है हाफ एच कट ओमेगा। ये कैसे आता है, आपको पता है कि हार्मोनिक ऑसिलेटर जो होता है उसकी जो एनर्जी गिवन होती है वो होती है ई एन इज इक्वल टू एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा। अब जीरो पॉइंट एनर्जी का आपको पता होना चाहिए क्या है। जीरो पॉइंट एनर्जी हमारे पास लोएस्ट अलाउड एनर्जी को हम कहते हैं, और लोएस्ट अलाउड एनर्जी हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में n इज इक्वल टू जीरो के ऊपर होती है। लिहाजा जब हम n इज इक्वल टू जीरो इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू आएगी वो आएगी हाफ एच कट ओमेगा। मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है अ बॉल स्ट्राइक्स द फ्लोर एंड कम्स बैक विद द डबल ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, दिस कोलिजन इज। बेसिकली ये क्वेश्चन और इससे पिछला जो दोनों क्वेश्चन हैं वो HR 1384 में जो साइंटिफिक ऑफिसर का टेस्ट था उस टेस्ट में से हैं। तो इसके अंदर वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई बॉल है उसको हम ग्राउंड के ऊपर स्ट्राइक करते हैं और वो डबल इनिशियल वेलोसिटी की डबल वेलोसिटी के साथ कम बैक करती है, तो ऐसी कोलिजन को हम क्या कहेंगे। क्या ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगी, क्या ये परफेक्टली इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिजन होगी, या हम इसको डिटरमिन नहीं कर सकते कि ये इलास्टिक है या इन इलास्टिक है, या ऐसा केस मुमकिन नहीं है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए वो है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों ऐसा पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारे पास जब हम किसी भी बॉल को बाउंस बैक, जब कोई भी बॉल हमारे पास डबल वेलोसिटी के साथ बाउंस बैक करती है, हमें पता है कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी हमारे पास होती है हाफ mv²। इट मीन्स कि अगर वो डबल वेलोसिटी के साथ बाउंस बैक कर रही है तो कोलिजन के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो एनर्जी है वो इनिशियल एनर्जी के 4 टाइम्स हो जाएगी। और ये हमारे पास क्या इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो वायलेट हो रहा है, यानी कि कोलिजन के बाद जो है इनिशियल एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी हमें मिल रही है। हालांकि होना ये चाहिए था कि कोलिजन के बाद कुछ एनर्जी हमारे पास कोलिजन के अंदर लॉस्ट होती और इनिशियल एनर्जी से कम एनर्जी आती, क्योंकि ये इनिशियल एनर्जी से ज़्यादा आ रही है, 4 टाइम्स आ रही है। इट मीन्स कि ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर रहा है, और इट मीन्स कि ऐसा केस हमारे पास पॉसिबल नहीं है। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। इफ वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स ऑफ द अर्थ द सरफेस द वैल्यू ऑफ जी विल बी। कहता है कि हमारे पास अगर हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ मूव करें अर्थ की सरफेस पे, तो जो वैल्यू ऑफ जी है, जो ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन की वैल्यू है वो क्या होगी। क्या वो डिक्रीज होगी, क्या वो सेम रहेगी, क्या वो इंक्रीज या डिक्रीज दोनों में से कुछ हो सकता है, या क्या वो सिर्फ इंक्रीज होगी। तो राइट ऑप्शन जो है आपका वो इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि हमें पता है कि जी का जो फार्मूला है वो होता है स्मॉल जी इज इक्वल टू GM/r²। और जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्मॉल जी है ऊपर हमारे पास दोनों जो कैपिटल जी और एम है, एम मैस ऑफ अर्थ और दूसरा जो जी है ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज है, यानी जी जो है आर के साथ r² के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। इट मीन्स कि हमारे पास, और हमें मालूम है कि जो हमारे पास अर्थ की सरफेस है वो कम्प्लीटली परफेक्ट स्फीयर नहीं है, बल्कि वो हमारे पास एक इलिप्टिकल शेप की होती है, और पोल्स के ऊपर ये हमारे पास ब्लॉक्ड किस्म की शेप होती है। पोल्स के ऊपर ये हमारे पास फ्लैट हुई होती है और इक्वेटर के ऊपर ये ब्लॉक्ड किस्म की सरफेस होती है। इट मीन्स कि जो पोलर रेडियस है वो हमारे पास इक्वेटर के रेडियस से हमारे पास स्मॉल है। जब हम इक्वेटर से पोल की जानिब जाएंगे तो हमारे पास जो रेडियस है वो डिक्रीज होता जाएगा। इट मीन्स कि वैल्यू ऑफ जी जो है आपकी इंक्रीज होती जाएगी। ये भी काफ़ी बार, ये क्वेश्चन भी हमारे पास इन टेस्ट के अंदर काफ़ी बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर की तरफ चलते हैं जी। ये क्वेश्चन भी हमने HR 1384 के टेस्ट में से लिया है। क्वेश्चन था व्हेन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R इज स्ट्रेच्ड and its radius become half of its initial radius, its resistance will become 16 times, 1/16 times, 4 times or
आर, इट मीन्स इट विल रिमेन सेम। तो जो राइट ऑप्शन है आपका वो है 16R। अब 16R कैसे होगा हमारे पास? बेसिकली अगर आप देखें तो हमारे पास जो R है उसका जो फार्मूला है वो होता है रो L ओवर A, जबकि रो जो है हमारे पास रेजिस्टिविटी है, L हमारे पास लेंथ ऑफ द वायर है और A हमारे पास जो एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर है। अब हमारे पास क्या है, एरिया जो है वो हमें पता है कि हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। जब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो जो रेडियस है वो चेंज हो रहा है R/2 के अंदर, यहाँ पे कैपिटल आर लिख दिया है, ये हमारे पास बेसिकली रेडियस को जो क्वेश्चन के अंदर कंडीशन थी वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि रेडियस अगर R/2 होता है तो एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया हमारे पास 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन हमें पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ द वायर है वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट होता है। अब वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। अब एरिया अगर 4 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है इट मीन्स कि इसकी लेंथ को 4 टाइम्स इंक्रीज होना चाहिए, यानी ए प्राइम यानी जो न्यू एरिया आ रहा है वो अगर 1/4A है तो जो न्यू लेंथ होगी वो हमारे पास 4L होगी। अब ये चीज़ें अगर हम ये सारी वैल्यूज अगर R के फार्मूले के अंदर पुट करें तो जो न्यू हमारे पास रेजिस्टेंस आएगी R प्राइम वो हमारे पास क्या आ जाएगी, रो इंटू न्यू लेंथ ओवर न्यू एरिया। इसके अंदर न्यू लेंथ पुट करेंगे जो कि 4L थी और जो न्यू एरिया है A/4 इसको पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 16R। आई होप ये क्वेश्चन आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास बेसिकली न्यूक्लियर डीके से रिलेटेड है। कहता है कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसकी हाफ लाइफ जो है वो 60 मिनट है। ड्यूरिंग 3 आवर्स द फ्रैक्शन ऑफ एटम्स दैट हैव डिकेड वुड बी। ये हमसे ये पूछना चाह रहा है कि हमारे पास अगर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिसकी हाफ लाइफ 60 मिनट है तो उसकी 3 हाफ लाइफ्स के बाद यानी 3 आवर्स के बाद कितना अमाउंट जो है डीके कर जाएगा, कितने % अमाउंट डीके कर जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो है 87.5%। 87.5% कैसे आता है आंसर, देख लेते हैं जी हम। बेसिकली हमारे पास जो डीके का जो फार्मूला है वो ये है कि n = 1/2 रेज टू पावर स्मॉल n इंटू n0। n0 इसमें हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। n हमारे पास वो सब्सटेंस है जो कि डिके कर चुका है, जो कि इतनी स्मॉल n हाफ लाइफ के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग जो अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो रह जाएगा हमारे पास, वो हमारे पास होगा कैपिटल N। तो जब हम स्मॉल n को 3 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे क्योंकि 3 हाफ लाइफ्स गुजर चुकी हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा जो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस जो कि बच जाएगा वो हमारे पास होगा n = 1/8 n0। अब 1/8 n0 वो अमाउंट है जो कि हमारे पास बच गया है, लेकिन हमें ये देखना है कि कितना डिके हो चुका है। तो हमारे पास जो इनिशियल अमाउंट था उसमें से जो अमाउंट बच गया है उसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगा जो हमारे पास डिके कर चुका है। तो डिके करने वाला जो अमाउंट है वो हमारे पास 7/8 n0 बन चुका है। तो 7/8 n0 जो होगा हमारे पास 87.5% ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रह जाएगा। आज की वीडियो यहीं तक थी गाइस। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आपके लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हम ये एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाने जा रहे हैं। तो वी आर लुकिंग फॉर योर सपोर्ट। काइंडली हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।